दोस्तों, इस बात का मुझे खेद है कि यह वीडियो आपका मतलब घटना सार के निचोड़ का यह वीडियो कई लोगों की मांग के बाद काफ़ी विलंब के साथ आया। तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। एक वीडियो आपको और दूंगा, उसके बाद उसका वन लाइनर देके घटना सार खत्म। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ऑपरेशन, योजना, समितियाँ, सम्मेलन और पुस्तकों को कवर कर लेंगे। बाकी जो विज्ञान, अंतरिक्ष और रक्षा और इसके बाद पुरस्कार बचेंगे, उनको देख लेंगे। और खेल, बस इतना सा हिस्सा बचेगा, उसको कंप्लीट कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, एक बड़ा हिस्सा यूपी स्पेशल का रह जाएगा। वह आपको इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। बीपीएससी आप लोग निपटा लीजिए, जिनका भी है बीपीएससी 12 फरवरी को, उसके बाद मैं आपको दे दूंगा विधिवत रूप से उसको। और एक ज़रूरी सूचना और है दोस्तों, जिन लोगों का 12 फरवरी को एग्ज़ाम है वो लोग घटना चक्र की आर्थिकी के निचोड़ को जरूर देख के जाएं। आर्थिकी, जी हाँ, साल भर का उसमें आर्थिक घटनाक्रम दिया है। महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन, भंडारण, फसलों का उत्पादन, ये सब चीज़ें जो हैं उसमें दी गई हैं विधिवत रूप से। तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पे जाके उसको देख जाइएगा। और वहीं पर आपको भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट भी मिल जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए, काजिंद 2022 पहले ऑपरेशन कवर करेंगे। तो जैसा कि नाम से विदित है, काजिंद शुरू का जो KAZ इस तरह से लिखा जाएगा, काजिंद। जी हाँ, IND इंडिया और KAZ का मतलब कजाकिस्तान। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में यह संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तों आयोजित हुआ। जितने भी अभ्यास हैं सब 2022 के हैं, तो इसलिए बार बार डेट को मेंशन नहीं करूँगा, आप लोग समझ जाइएगा। जो भी 2021 का रहेगा उसको मैं वहाँ पर दिखा दूंगा, लेकिन जहाँ भी ना लिखा मिले तो आप लोग 2022 ही समझिएगा। पूछा नहीं जाएगा कि कब आयोजित हुआ, बस एक अनुमान, एक पैटर्न सेट हो जाए, आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रह सकें चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से, इसलिए इसको देना जरूरी समझा गया। मेघालय में इसका आयोजन हुआ, याद रखिएगा। फिर है गरुण शक्ति दोस्तों, भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास है। संयुक्त का मतलब दोस्तों तीनों सेनाओं, जल, थल और वायु। इंडोनेशिया में इसका आयोजन हुआ गरुण शक्ति का। फिर है टाइगर ट्रम्प, जी हाँ, कैसे इसको याद रखेंगे, भारत और अमेरिका के बीच आयोजित हुआ दोस्तों। कहाँ पर? विशाखापत्तनम में। तो याद कैसे रखना किन देशों के बीच हुआ? तो टाइगर तो भारत का है ही दोस्तों, ठीक है। और ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प को जोड़ दीजिएगा, टाइगर को डोनाल्ड ट्रम्प से जोड़ दीजिएगा, बस टाइगर ट्रम्प हो गया भारत और अमेरिका के बीच। इसी तरह की यूनिक ट्रिक्स आपको देता हूँ हर वीडियो में, इसीलिए कहता हूँ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि और आपके लिए मैं काम कर सकूँ प्रतिबद्ध होकर आपके प्रति। IMT त्रिलाट डी, जी हाँ दोस्तों, IMT का मतलब, आई का मतलब यहाँ पर इंडिया से है, M का मतलब मोजाम्बिक से है और T का मतलब तंजानिया से है। मोजाम्बिक और तंजानिया दोस्तों दोनों ही अफ्रीकी देश हैं। तंजानिया की राजधानी डोडोमा और मोजाम्बिक की राजधानी दोस्तों, मोजाम्बिक की राजधानी क्या होगी दोस्तों? मापुतो, इस तरह से है, देख लीजिएगा आप लोग। मापुतो मोजाम्बिक की राजधानी है, याद रखिएगा। फिर हुआ क्या? नौसैन्य अभ्यास है, ठीक है। आयोजन इसका कहाँ हुआ दोस्तों? तो मोजाम्बिक के आसपास ही हुआ है, याद रखिएगा, मतलब भारत में नहीं हुआ, इतना याद रखिएगा। फिर है, ज़्यादातर दोस्तों स्थान नहीं पूछा जाता, बस देश ही पूछ लिए जाते हैं कि किन दो देशों के बीच हुआ। इब्सा मार्च, जी हाँ दोस्तों, इंडिया, ब्राज़ील और SA का मतलब साउथ अफ्रीका। इब्सा इंडिया, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला अभ्यास है, नौसैन्य अभ्यास है दोस्तों। कहाँ आयोजित हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में एक पोर्ट है जिसका नाम है पोर्ट एलिजाबेथ, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ। अगला है केप टू रियो रेस, जी हाँ, जैसा कि नाम से विदित है, यह एक प्रकार की रेस है। कहाँ से शुरू होगी? दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से इसकी शुरुआत होगी।
जाएगी कहाँ तक? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो तक, याद रखना है। कौन से महासागर में? अटलांटिक महासागर में, आप लोग जान ही रहे होंगे। आईएनएस तारिणी बोट का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा भारत की, जो कि गोवा से चलेगी, या मत याद रखिएगा, आपकी जानकारी के लिए बता दिया है केवल। नाविका सागर परिक्रमा एक तरह का अभियान दोस्तों 2017 में चलाया गया था, जिसमें महिला दल का एक पूरा महिला दल जो है इस नाविका सागर अभियान के तहत तारिणी बोट को लेकर दुनिया का चक्कर लगाया था। इसीलिए तारिणी बोट जो है चर्चा में रही थी। याद रखिएगा, ये वही वाली तारिणी बोट है। गरुण 8 जो है वायुसेना अभ्यास है दोस्तों, किसके बीच? गरुण 7 है दोस्तों, रोमन में लिखा है। इंडिया और फ्रांस के बीच आयोजित होता है। इस बार कहाँ हुआ है? जोधपुर में। जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में है। सिम्बैक्स, जी हाँ, सिम्बैक्स SIMBEX, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाईलेटरल एक्सरसाइज, इसकी फुल फॉर्म ये होती है। तो यह इसलिए लिखा है कि S से सिंगापुर, I से इंडिया, M का मतलब मैरीटाइम। तो नौसैन्य अभ्यास है दोस्तों, किसके बीच? सिंगापुर और इंडिया के बीच। SGP का मतलब सिंगापुर, समझ जाइएगा। कहाँ इसका आयोजन हुआ? विशाखापत्तनम में। तो टाइगर ट्रम्प और सिम्बैक्स दोनों का आयोजन विशाखापत्तनम में हुआ है। फिर बात करते हैं, इसी की तर्ज पे होता है एक जिम्बैक्स। तो जैसा सिंगापुर के साथ होता है, वैसा ही दोस्तों जापान और इंडिया के बीच अभ्यास होता है, जिसको जिम्बैक्स कहते हैं, याद रखिएगा। सी विजिल, जी हाँ दोस्तों, नौसेना का तटीय अभ्यास है। 26/11 का जो हमला हुआ था उसमें जो भारत का तटरक्षक बल है उसमें उसकी एक बड़ी चूक हुई थी। तो उन्हीं सब समस्याओं से निपटने के लिए, दोबारा उन चीज़ों का दोहराव ना हो, तो उसी के लिए यह अभ्यास किया गया सी विजिल नाम से, समुद्र तट की सुरक्षा बढ़ाने के लिए। तो उसके बाद से शुरू किया गया। अब आप इसको अच्छे से याद रख पाएंगे। आस्ट्रा हिंद, सी विजिल का मतलब दोस्तों, सी का मतलब समुद्र और विजिल का मतलब एक तरह से विजिलेंस करना, निगरानी करना, इस तरह से है। आस्ट्रा हिंद दोस्तों, जैसा कि नाम से विदित है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संपन्न होने वाला प्रशिक्षण अभ्यास है। कहाँ इसका आयोजन हुआ? तो राजस्थान में हुआ है। अब राजस्थान में हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है, नौसैन्य तो नहीं है होगा, तो कौन सा है? सैन्य अभ्यास है। अग्नि योद्धा या फिर वॉरियर महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारत और जी हाँ, भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होने वाला अभ्यास है। देवलाली में इसका आयोजन हुआ, वॉरियर या अग्नि योद्धा। दूसरा कौन सा? सिम्बैक्स कहाँ हुआ? विशाखापत्तनम में। ये दूसरा है। अग्नि योद्धा मतलब वो पहला और ये दूसरा इसी बार आयोजित हुए हैं। इसका आयोजन देवलाली में हुआ है। देवलाली दोस्तों वही है जहाँ से पहली किसान ट्रेन चलाई गई थी। देवलाली से कहाँ चलाई गई थी? दानापुर। दानापुर दोस्तों कहाँ है? बिहार में, याद रखिएगा, ये वही देवलाली है। हरिमाऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कहाँ इसका आयोजन हुआ? मलेशिया में आयोजन हुआ। दोस्तों सब्सक्राइबर जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इसी तरह से प्रेम और स्नेह सौहार्द बनाए रखिए और लगातार सब्सक्राइब करिए और देखने के बाद लाइक ज़रूर करिए। और पूरी PDF जो है आपको कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो ऊपर ही दिया गया है। टारगेट करंट AK123, जी हाँ, AK123 इस नाम से सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। मालाबार 2022 बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसका आपको क्रम भी याद करना है। 26वें क्रम का था यह अभ्यास। कहाँ आयोजित हुआ? साउथ ऑफ कंटो, जी हाँ, जापान में एक स्थान है, वहाँ पर आयोजित हुआ। कौन से देश इसमें सम्मिलित होते हैं हर बार? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA और JPN बोले तो जापान। संगम अभ्यास किन के बीच हुआ दोस्तों? तो इंडिया और USA के बीच हुआ। कैसे याद रखना है? कंफ्यूज करने के लिए एक विकल्प में कोई
मॉरिशस जैसा या फिर भूटान या नेपाल जैसा देश डाल दिया जाएगा या बांग्लादेश। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। संगम जो है यूएसए के साथ हुआ है। कहाँ? गोवा में। नौसैन्य अभ्यास है, याद रखिएगा। प्रस्थान, जी हाँ, अपतटीय सैन्य अभ्यास है दोस्तों। किसका है? पश्चिमी नौसेना कमान का है हमारी। वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। जो तेल संयंत्र या इकाइयां दोस्तों रहती हैं उनकी सुरक्षा का जायजा लेने के लिए यह अभ्यास किया जाता है। जैसे कोई रिसाव वगैरह हो जाए तो किस तरह से जो वहाँ पे छोटे छोटी इकाइयाँ हैं वो काम करेंगी, उसके खिलाफ किस तरह से चीज़ें व्यवस्थित कर पाएंगे, वो उनकी क्षमता का मूल्यांकन इस अभ्यास से किया जाता है। आपको बताता चलूँ कि भारतीय जो नौसेना है उसकी 3 कमांड हैं भारत में। उनके मुख्यालय 3 जगह पे हैं। अब 3 ही क्यों है दोस्तों? क्योंकि भारत जो है 3 ही ओर से घिरा है समुद्र से, इसलिए 3 ही होंगी। नौसेना की बात हो रही है। तो दोस्तों एक है पूर्वी, ठीक है, एक पूर्वी, एक पश्चिमी और एक दक्षिणी। इसीलिए देखिए इधर भी जल है, इधर भी जल है और इधर भी जल है यहाँ पर। तो पश्चिमी जो नौसेना कमान है उसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। मुंबई को मैं MBI लिखता हूँ, ठीक है। और जो दक्षिणी है उसका मुख्यालय कोच्चि में है, केरल, ठीक है। और जो पूर्वी है दोस्तों उसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है, विशाखापत्तनम में है, याद रखिएगा। पिच ब्लैंक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। वायुसेना ने हिस्सा लिया है। कई राष्ट्रों की वायुसेनाओं ने इसमें शिरकत की, भारत भी शामिल रहा। नसीम अल बहर, जी हाँ दोस्तों, अल वाला जो टर्म है जिस भी युद्धाभ्यास में लगा रहे आपको समझ जाना है कि वह ओमान और किसी दूसरे देश के बीच हुआ होगा। तो नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच आयोजित होने वाला नौसैन्य अभ्यास था। आयोजन इसका कहाँ हुआ? ओमान तट पर हुआ है। अल नजाह फोर्थ भारत और ओमान के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? पोखरण में। सैन्य है ना कि नौसैन्य। तो नसीम अल बहर मतलब बाहर, देश से बाहर, तो जल सेना होगी मतलब नौसेना। और अल नजाह वो सेना का है, थल सेना का अभ्यास, याद रखिएगा। ओमान की राजधानी मस्कट है, पूछ लिया जाता है। यूपी की अभी हाल ही में किसी परीक्षा में पूछा गया था यह सवाल। फिर है शत्रुनाश, जी हाँ, भारतीय सेना का दोस्तों एक अभ्यास है अपने स्वयं के लोगों के बीच, जवानों के बीच। कहाँ आयोजित हुआ? थार के रेगिस्तान, बोले तो राजस्थान में आयोजित हुआ। एक्स बिन वैक्स, जी हाँ, एक्सरसाइज, एक्स का मतलब एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज बिन वैक्स, जी हाँ। तो जैसे जिम वैक्स, सिम वैक्स, वैसे ही बिन वैक्स है। तो बी का मतलब वियतनाम और आई का मतलब इंडिया होता है। बिन वैक्स, बिन वैक्स इस तरह से होता है। तो भारत और वियतनाम के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। हरियाणा में इसका आयोजन हुआ। MPX, जी हाँ दोस्तों, क्या है? इंडिया और फ्रांस के बीच नौसैन्य अभ्यास है दोस्तों। अटलांटिक महासागर में आयोजन हुआ इसका। MPX इसी नाम से है, याद रखिएगा। आज फिर प्रहरी देखिए अपना काम करने लगे हैं गली में। स्काई लाइट दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, यह भी यूपी की शायद पेट परीक्षा में पूछा गया है। तो यह भारतीय सेना का अभ्यास है। किससे संबंधित है? उपग्रह संचार से संबंधित अभ्यास है। जी हाँ, भारतीय सेना का एकमात्र सैटेलाइट GSAT-7 है, ठीक है। तो यह उपग्रह संचार अभ्यास किस तरह से काम किया होगा दोस्तों? इसके तहत इस बात की क्षमता का आकलन किया गया कि यदि कोई उसके जो सेना का उपग्रह है उस पर कोई अटैक करता है या फिर साइबर अटैक करता है तो किस तरह से वह अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर पाएगा। इन्हीं चीज़ों का मूल्यांकन करने के लिए इस अभ्यास का आयोजन किया गया। अब नाम देखिए, इसका नाम से विदित है स्काई, ठीक है। स्काई मतलब आकाश की बात हो रही, आकाश में सैटेलाइट होता है, समझ जाइएगा। अगला
वज्र प्रहार, जी हाँ, इंडिया और यूएसए के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। कहाँ आयोजित हुआ? हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। हिमाचल प्रदेश का मतलब एचपी, हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ वज्र प्रहार। उदार शक्ति, जी हाँ दोस्तों, इंडिया और मलेशिया, राजधानी कुआलालंपुर, याद रखेंगे इसको, कुआलालंपुर, कुआं में डूब जाऊंगी, कुआलालंपुर नहीं भूलेंगे। उदार शक्ति मलेशिया और इंडिया के बीच आयोजित होने वाला वायु सेना का अभ्यास था। याद रखना है, मलेशिया में ही इसका आयोजन हुआ। खान क्वेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। कहाँ आयोजित हुआ? मंगोलिया में। मंगोलिया की राजधानी दोस्तों उलान बटोर, यह भी नहीं भूलेंगे, उलान बटोर, ठीक है। शांति वाहिनी अभ्यास है दोस्तों, भारत ने इसमें शिरकत की है, याद रखना है। रिम पैक दोस्तों 28वां है, याद रखना है। बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है, हवाई द्वीप पर आयोजित हुआ। हवाई द्वीप किसके अधीन है दोस्तों? यूएसए के अधीन है, याद रखना है। कहाँ पर स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है, यह भी याद रखिएगा। तो हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर पर इसका आयोजन हुआ। नेतृत्व किसने किया होगा? तो स्वाभाविक सी बात है, यूएसए ने ही नेतृत्व किया होगा। भारत के आईएनएस सतपुड़ा ने इसमें हिस्सा लिया था। युद्धपोत आईएनएस सतपुड़ा ने इसमें हिस्सा लिया था। रिम पैक, तो 7 पुड़ी कहाँ पैक हुई? रिम पैक में। सी गार्जियन 2, जी हाँ दोस्तों, चीन और भारत के बीच आयोजित होने वाला अभ्यास है, याद रखिएगा, सी गार्जियन। इसी की तर्ज पे एक अभ्यास है धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन। तो यह किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच, इंडिया और जापान के बीच आयोजित होता है, याद रखिएगा। खान क्वेस्ट भी हो गया, सी गार्जियन, और ये आपको धर्म गार्जियन भी बता दिया। डिफेंडर यूरोप और स्विफ्ट रिस्पांस, जी हाँ दोस्तों, ये दोनों अभ्यास नाटो देशों के बीच आयोजित हुए संयुक्त युद्धाभ्यास थे, याद रखना है। नाटो स्थापना इसकी 1949 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, याद रखिएगा, ब्रुसेल्स। महत्वपूर्ण है इसलिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि इस बार बहुत चर्चा में रहा है। और इसके जो प्रमुख हैं दोस्तों, उनका नाम है स्टोल्टेनबर्ग, याद रखिएगा, स्टोल्टेनबर्ग। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। 30 देश शामिल हैं इसमें। और तीसरा था कौन सा देश दोस्तों? तीसरा देश था मेसोडोनिया, याद रखिएगा, मेसोडोनिया। तो ये नाटो कंप्लीट हुआ। एक और है दोस्तों, नेटपोलरेक्स, नेटपोलरेक्स बहुत महत्वपूर्ण है। एक विकल्प में ये भी रहेगा कि यह एक अभ्यास है नाटो के बीच होने वाला, तो नेट लगा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, नाटो नहीं है। यह भारतीय तटरक्षक दल का अभ्यास है। कहाँ इसका आयोजन हुआ? मोरमुगांव बंदरगाह पर। मोरमुगांव बंदरगाह दोस्तों कहाँ है? गोवा में। और गोवा जो है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। मात्र 2 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर, याद रखिएगा। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो यह मोरमुगांव बंदरगाह पर आयोजित हुआ दोस्तों। काम इसका क्या था? उद्देश्य क्या था? जो समुद्री रिसाव होता है, जैसे तेल वगैरह का टैंकर यदि समुद्र में लीक कर जाए तो जो रिसाव होता है, तो उस समय यह तटरक्षक बल किस तरह से प्रतिक्रिया करेगा, कैसे चीज़ों को जुटाएगा, ये सब जांचने के लिए नेट पोलरैक्स का आयोजन हुआ। यहाँ पर पोल का मतलब पॉल्यूशन से है, याद रखिएगा। तो जब समुद्र में तेल का रिसाव हो जाता है तो पॉल्यूशन तो हो ही जाता है, मछलियाँ और जो भी जैव विविधता है समुद्र की, वह सब इससे प्रभावित होती है। कृपाण शक्ति दोस्तों क्या है? भारतीय सैन्य अभ्यास है, याद रखना है। सेना, भारतीय सेना के जवानों की ही क्षमता का आकलन करने के लिए आयोजित हुआ। कहाँ? सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी कहाँ है दोस्तों? वेस्ट बंगाल में है, याद रखिएगा। नमामि गंगे परियोजना दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है।
इसको जो है दुनिया के 10 पहलों में शामिल किया है यूनाइटेड नेशन ने। ठीक है, एकदम रिकवर करने वाली योजना के रूप में इसको चिन्हित किया है यूनाइटेड नेशन ने। 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। 10 ऐसी योजनाओं में शामिल किया गया है, याद रखना है। COP15 में पुरस्कार मिला था इसी योजना के लिए, नमामि गंगे की इसी उपलब्धि के लिए। किसको? जो इसके महानिदेशक हैं अशोक कुमार, इनका नाम भी याद रखना, पूछा जा सकता है। तो जो COP15 आयोजित हुआ कहाँ? कनाडा के मॉन्ट्रियल में, जिसको मॉन्ट्रियल कुनमिंग समझौता भी कहते हैं दोस्तों। मॉन्ट्रियल कुनमिंग सम्मेलन, हाँ समझौता नहीं, सम्मेलन। तो यह कहाँ दोस्तों आयोजित हुआ? मॉन्ट्रियल में। होना कहाँ चाहिए था? चीन में होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर कोविड के चलते निरस्त कर दिया गया, तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में आयोजित हुआ। यहीं पर दोस्तों ओजोन से संबंधित एक समझौता हुआ, जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987, याद रखिएगा। इस दिन इस पर हस्ताक्षर हुए थे, इसीलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर का अवार्ड दोस्तों नमामि गंगे को 2019 में मिला था। यह फैक्ट भी हमको महत्वपूर्ण लगा तो आपको दे दिया। प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, जी हाँ दोस्तों, इसका नया नाम अब बदलकर क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना का नहीं दोस्तों, की होगी, प्रधानमंत्री विरासत की संवर्धन योजना, PM विकास इसको शॉर्ट में लिखा जाता है। तो इसमें जो 4 योजनाएं हैं, सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी, नई मंजिल, इन चारों को एकीकृत कर दिया गया है इसी प्रोग्राम के तहत। PM विरासत का संवर्धन योजना के तहत इन चारों योजनाओं को एकीकृत कर दिया गया है। युवा 2.0 दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाई गई एक पहल है। 2 अक्टूबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। युवा लेखकों को प्रोत्साहन देना इसका मुख्य उद्देश्य है, चाहे फिर प्रशिक्षण की बात हो या फिर वित्तीय मदद की बात हो। विश्व स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि नाम से विदित है कि स्कूल जो होगा वो एक्सीलेंट होगा। तो स्कूलों के आधुनिकीकरण से, जैसे वहाँ पर कंप्यूटर लैब की स्थापना, बेहतर क्लास, वाईफाई, बेहतर जल व्यवस्था, पेयजल की उपलब्धता, खेलने का बेहतर उपकरणों से लैस ग्राउंड, ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी इस स्कूल में। तो मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया दोस्तों, गुजरात में किया गया, और 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है गुजरात ने इस पर खर्च करने के लिए, और उसमें से 7500 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी मिल गई है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से, याद रखना है। PM डिवाइन दोस्तों योजना है पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के, सड़क, रेलवे, वेयर हाउस इत्यादि के विकास से संबंधित यह योजना है। 6600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है केंद्र ने इसके लिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। पेसा एक्ट दोस्तों, फुल फॉर्म इसकी पूछी जा सकती, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, जी हाँ, पंचायती राज जो अधिनियम दोस्तों 1992 में बना, ठीक है, और 1993 में लागू हुआ, उसका विस्तार दोस्तों पंचायत जो शेड्यूल कास्ट एरिया हैं दोस्तों, जनजाति क्षेत्र हैं, उनमें भी इस अधिनियम के तहत किया गया। यह अधिनियम दोस्तों कब बनाया गया था? तो 2006 में बनाया गया था, याद रख, माफ़ कीजिएगा, 1996 में बनाया गया था, ताकि जो छूटे हुए पंचायती राज से वंचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं उनको भी जोड़ा जा सके, स्थानीय सुशासन से जोड़ा जा सके, लैस किया जा सके। तो इसी का दोस्तों पेसा एक्ट का विस्तार अब मध्य प्रदेश में कर दिया गया है, याद रखिएगा। तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, जी हाँ, उसी दिन इसको MP में लागू किया गया था। जनजातीय गौरव दिवस दोस्तों क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था इसी दिन। मुंडा
विद्रोह के लिए जाने जाते हैं, जो 1899 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। इन अवर लाइफ टाइम क्या है दोस्तों? शर्म अल शेख, हम लोग जान रहे हैं कोप 27 का आयोजन शर्म अल शेख में हुआ है। वहीं पर इस पहल की शुरुआत की गई किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्थापना इसकी 1965 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा। और कैसे इसको याद रखेंगे? यूएनडीपी के बाद यूएनईपी, यूनेप आता है। देखिए इसमें डी रहता है, डी के बाद ई आता है। 1965 में 7 जोड़ दीजिएगा तो 1972 में यूनेप की स्थापना हुई थी। यह भी इन्वायरमेंट पर काम करता है। हेडक्वार्टर इसका नैरोबी में है। बहुत पूछा जाता है भैया, नैरोबी क्या है? केन्या की राजधानी है। केन्या दोस्तों क्या है? केन्या एक अफ्रीकी देश है, याद रखिएगा, अफ्रीकी देश है केन्या। तो वहीं पर इस पहल की शुरुआत की गई, यूएनडीपी ने इसकी शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? युवा संदेश वाहकों को, मतलब नौजवानों को तैयार करना। किस लिए? कि हरित जीवन शैली का प्रचार प्रसार करें, मतलब वो लोगों को जागरूक करें इस बात को लेकर कि उन्हें कौन सी गतिविधियों में संलग्न रहना चाहिए या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इस तरह से करनी चाहिए ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो। इसीलिए यही इसका उद्देश्य था। इन अवर लाइफ टाइम जो पहल है, याद रखना है। तो शर्म अल शेख में कोप 27 का आयोजन हुआ है। कोप 28 का दोस्तों आयोजन कहाँ होगा? यूएई में होगा, यूनाइटेड अरब अमीरात में। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। मिशन वात्सल्य, जी हाँ दोस्तों, चाहता तो मैं भी आपको बस वहाँ से फ़ोटो खींचता, निकालता, पीडीएफ बनाता और चीज़ें आपको दे देता और लोगों की तरह, लेकिन नहीं दोस्तों, पूरे अनुभव का इस्तेमाल करता हूँ अपने। आपकी तरह मैं भी अभ्यर्थी हूँ, लेकिन आपसे थोड़ा आगे हूँ उन लोगों से जो पीटी एक बार भी नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। तो उन्हीं का सहारा बनने का प्रयास करता हूँ। तो साथ रहिए, बने रहिए। महत्वपूर्ण चीज़ें ही आपको दे रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। और यदि विश्वास ना हो तो अपनी कसौटी पे इसको कसने का प्रयास करके देखिएगा, खरा ही उतरेगा कंटेंट। और अभी तक जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो इस बात के गवाह हैं। मिशन वात्सल्य, जी हाँ, जो इन्होंने दिया है उससे भी इतर चीज़ें आपको दे रहा हूँ। घटनासार वाले नहीं दे पाए हैं जिन चीज़ों को, वो भी आपको दे रहा हूँ दोस्तों। तो इसीलिए कहता हूँ कि मैगजीन भी पढ़ के देखिएगा, दिमाग चकरा जाएगा। मिशन वात्सल्य दोस्तों 2009 में शुरू की गई एक योजना थी, बच्चों के कल्याण और पुनर्वास से संबंधित थी। जैसा कि नाम से विदित है, वात्सल्य। राज्यों को लागू करने के अभी निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन है यह योजना, मतलब नोडल एजेंसी वही रहेगी। तो अभी क्यों चर्चा में? क्योंकि राज्यों को लागू करने के निर्देश दे दिए गए, इसलिए यह आपको अपने जहन में उतार लेनी चाहिए। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। उर्वरक की चोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने इसकी शुरुआत की है। कब से? 2 अक्टूबर 2022। बहुत महत्वपूर्ण है, डेट आपको रट लेनी है। अक्सर मैं कहता हूँ डेट छोड़ दिया करिए, लेकिन जो डेट महत्वपूर्ण रहती है वो मैं ज़रूर देता हूँ। इसमें होगा क्या दोस्तों? जो बैग होगा उर्वरक का, उसके 2/3 भाग पर प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री पीएम बीजेपी, तो लोगों लगा रहेगा दोस्तों। प्रधानमंत्री इसकी बीजेपी की मुझको फुल फॉर्म नहीं याद आ रही है अभी। पीएम बीजेपी, प्रधानमंत्री जन प्रधानमंत्री, क्या बी का मतलब क्या है दोस्तों, याद नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं, अभी याद आता है तो आपको बताता हूँ, नहीं तो गूगल कर लीजिएगा। तो 2/3 भाग पर ये लोगो रहेगा। देखिए ये लोगो भी इस तरह से तैयार किया गया है कि बीजेपी पार्टी का भी नाम आ रहा है और प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। तो विपक्ष ने इसका विरोध किया दोस्तों। अब इनका उद्देश्य, मतलब इनका तर्क क्या है सरकार का, इसके पीछे तर्क क्या है कि जब उस पर भारत सरकार का लोगो रहेगा 2/3 भाग पर, तो किसान यह बात जाना रहेगा कि ये जो उर्वरक का कट्टा या फिर पैकेट खरीद रहा है किसान,
उस वो जो है सब्सिडाइज्ड है, मतलब सरकार उस पर सब्सिडी दे रही है, बस यही तर्क है। इसलिए वह उसको ऊंचे दाम पर नहीं लेगा और दुकानदार से थोड़ा बहस मुफालिसा करेगा। तो यही तर्क है इसके पीछे कि कालाबाजारी को रोकने के लिए यह किया गया है। सवाल में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है विकल्प में कि यह निजी कंपनियों के लिए ज़रूरी है या फिर सार्वजनिक। तो जवाब है दोनों तरह की कंपनियों के लिए इस योजना को मानना अनिवार्य है। और यह भी याद रखिएगा 2/3 भाग पर ये ठप्पा लगेगा पीएम बीजेपी वाला। निपुण, जी हाँ दोस्तों, निपुण क्या है? निपुण एक ऐसी योजना है जिसके तहत जो निर्माण में लगे श्रमिक हैं उनके कौशल को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, उनमें कौशल का विकास किया जाएगा, याद रखना है। लेकिन दोस्तों कन्फ्यूजन आपका दूर कर दूं, एक मिशन है निपुण मिशन। जी हाँ दोस्तों, निपुण मिशन जो है निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन एक ऐसा मिशन है जो 2021 में शुरू किया गया था। याद रखना है इसका उद्देश्य क्या था। कक्षा 3 तक के बच्चे हैं दोस्तों, उनमें जो संख्यात्मक अभिरुचि है, उनमें संख्याओं के प्रति, मतलब उनको संख्याओं के प्रति जागरूक करना, संख्यात्मक ज्ञान उनको संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त प्रदान करना, इस तरह की पहल की जाएगी विद्यालय के स्तर पर। साथ ही पढ़ाई के प्रति उनमें रुचि पैदा करना इसका उद्देश्य था दोस्तों। 2021 में शुरू की गई। तो एक है निपुण योजना और एक है निपुण भारत मिशन। तो निपुण भारत मिशन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बनी है, उसी के अनुरूप तैयार किया गया मिशन है। तो कक्षा 3 तक के बच्चों को संख्यात्मक ज्ञान या फिर उनमें संख्यात्मक अभिरुचि को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। फिर है, क्या छूट रहा है दोस्तों, हाँ, पीएम श्री बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक यह भी योजना है। शिक्षक दिवस पर कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। उस पर मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया। प्रत्येक ब्लॉक से 2 स्कूल लिए जाएंगे और उनको अपग्रेड किया जाएगा, वर्तमान आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। और बच्चों का जो है अच्छे से बच्चे जो हैं वह ज्ञान को प्राप्त कर सकें। वो सारी सुविधाएं, चाहे ब्लैक बोर्ड हो, चाहे बैठने की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे जो भी XYZ व्यवस्थाएं हैं जो ज़रूरी होती हैं, उन सब से अपग्रेड किया जाएगा दिल्ली के स्कूलों की तर्ज पर। मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि उनको मॉडल के तौर पे देखा जाता है। तो नाम इसका क्या है दोस्तों पीएम श्री का? पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, याद रखिएगा। स्माइल 75 दोस्तों क्या है? 75 नगर निगमों के जो भिखारी हैं उनके पुनर्वास से संबंधित यह योजना है। भिक्षावृत्ति से वो बाहर आ सकें और उनका उत्थान हो सके। तो स्माइल 75 नाम से इस योजना की शुरुआत की गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और 9200 करोड़ रुपए जो हैं इसके लिए बजट में रखे गए हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 के अनुसार दिल्ली और MBI का मतलब मुंबई जैसे शहरों में भिक्षावृत्ति जो है वो अपराध मानी जाती है, यह भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों समितियों पर आते हैं। तो सुब्रमण्यम समिति दोस्तों, तो KV सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में सेबी ने इस समिति का गठन किया है। और उद्देश्य क्या है? विदेशी निवेश को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, यह इसका उद्देश्य है सुब्रमण्यम समिति का। सेबी को याद रखना है दोस्तों, काफ़ी चर्चा में है इस समय अडानी जी के कांड के चलते। तो जो भी समितियां हैं उन पर गौर किए रहिएगा। KG बालकृष्णन समिति दोस्तों क्या है? धर्मांतरण कर चुके दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे दलित हैं जो कोई दूसरा धर्म अपना लिए हैं और अब जो है धर्म अपना के भी कहते हैं हमको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो इसी पर एक केंद्र सरकार ने समिति बनाई है बालकृष्णन समिति। तो देखो ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो क्या बताती है। निधि खत्री
जी हाँ दोस्तों, मरम्मत के अधिकार हेतु आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, मैं आपको बता भी चुका हूँ। मरम्मत के अधिकार मतलब जो भी कंपनी कोई प्रोडक्ट देगी तो उसको उससे संबंधित स्पेयर पार्ट भी देने पड़ेंगे और उसके सर्विस सेंटर भी लोगों की पहुंच के अंदर स्थापित करने पड़ेंगे ताकि लोगों को मरम्मत का अधिकार मिल सके। इसी अधिकार के लिए जो है निधि खत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। केवी कामत, जी हाँ दोस्तों, सेबी के हाइब्रिड प्रतिभूतियों से संबंधित सलाहकार समिति के ये अध्यक्ष बनाए गए हैं, याद रखना है। एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए दोस्तों संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। सदस्य पूछे जा सकते हैं, कितने हैं इसमें? 26, याद रखना है। एमएसपी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। राधा कृष्णन समिति, एमएसपी कौन दोस्तों जारी करता है? तो सीएसीपी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसके 2022 में अध्यक्ष दोस्तों नियुक्त किए गए हैं, आपको बताता भी हूँ हर बार। उनका नाम है विजय पाल शर्मा, याद रखिएगा, पाल भी हैं और शर्मा भी हैं, विजय पाल शर्मा जी। कुल 22 फसलों के लिए एमएसपी जारी किया जाता है, रबी और खरीफ फसलों के लिए बुआई से पहले। राधा कृष्णन समिति दोस्तों किससे संबंधित है? उच्च शिक्षण संस्थाओं में मूल्यांकन और प्रत्यायन को मजबूत करना इसका उद्देश्य है, याद रखिएगा। तो ये समितियां चल रही हैं। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग कहाँ पहुँचे? अब आ गए हैं सम्मेलनों पर। तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, जी हाँ दोस्तों, वाराणसी में आयोजित हुआ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया 10 और 11 दिसंबर को। इसकी थीम भी याद रख लीजिएगा, खासकर यूपी वाले जरूर रख लें इसको। वाराणसी में इसका आयोजन हुआ। बिल्ड दी वर्ल्ड वी वांट इसकी थीम थी। यूएन विश्व भू स्थानिक कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो HBD बोले तो हैदराबाद में। मोदी जी ने BC बोले तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया। विश्व भू स्थानिक कांग्रेस। बायोडाइवर्सिटी पर COP15 का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ? अभी पहले भी आपको बता चुका हूँ, कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका आयोजन हुआ। अध्यक्षता दोस्तों किसके हाथ थी? चीन के हाथ थी। अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन दोस्तों कहाँ आयोजित हुआ? कोच्चि में आयोजित हुआ। अमृता अस्पताल में इसका आयोजन हुआ, याद रखिएगा। टेलीमेडिसिन क्या होता है दोस्तों? दूर से डॉक्टरों की सलाह लेना, ऑनलाइन डॉक्टरों की सलाह लेना, यही टेलीमेडिसिन कहलाता है। दवाओं की भी पहुंच और परामर्श की भी पहुंच इस सुविधा के तहत मरीज तक पहुंचाई जाती है। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन दोस्तों कहाँ आयोजित हुआ? बहुत महत्वपूर्ण है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। सवाल पूछा जा सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया? तो मोदी जी ने किया है। विकल्प में गृह मंत्री भी रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन। बर्ड डेयरी समिट दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, यूपी वाले तो कतई रटी लें। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ, मोदी जी ने उद्घाटन किया, ना कि योगी जी ने। ठीक है, नई दिल्ली में भी, नोएडा में, याद रखिएगा, नोएडा। नोएडा की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म होती है। लगभग दोस्तों 70 या 75 साल बाद दूसरी बार भारत को इसकी अध्यक्षता करने का या मेजबानी करने का मौका मिला है। इससे पहले भारत ने 1974 में इसकी मेजबानी की थी। इसकी दोस्तों थीम क्या थी? आजीविका और पोषण में डेयरी की भूमिका, याद रखिएगा। पहला केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन दोस्तों कहाँ आयोजित हुआ? तो साइंस सिटी, जी हाँ, गिफ्ट सिटी में इसका आयोजन हुआ, जो कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। ADB का मतलब अहमदाबाद है। स्टॉकहोम 50 सम्मेलन 2022 बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, मारिएगा इस पर। जून में दोस्तों स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर एक सम्मेलन आयोजित हुआ था और उसी सम्मेलन के दोस्तों 50 वर्ष पूरे हुए हैं, इसीलिए स्टॉकहोम +50 इसको नाम दिया गया है। तो सम्मेलन दोस्तों कब
हुआ था 5 से 16 जून, ये डेट याद रखनी है। 1972 में इसका आयोजन हुआ था, तो उसको अब 22 वर्ष पूरे हो गए इस जून में, तो इसी की याद में इसका आयोजन हुआ है। कहाँ? स्टॉकहोम में हुआ है, याद रखिएगा। इसकी थीम भी आपको रटनी है भैया, सभी की समृद्धि के लिए एक स्वस्थ ग्रह। विश्व कार्य शिखर सम्मेलन दोस्तों कहाँ आयोजित हुआ? जेनेवा में। किसके द्वारा? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 1919 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका दोस्तों जेनेवा में है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। जीतो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन दोस्तों कहाँ? पुणे में आयोजित हुआ। महत्वपूर्ण इसलिए है, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। व्यापार संगठनों का यह एक सम्मेलन था, याद रखिएगा। मोदी जी तो हैं ही भाई, मोदी व्यापारी लोग कहते हैं, ऐसा उनको बनिया बताते हैं। 48वीं अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नहीं दोस्तों, अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई दोस्तों? भोपाल में आयोजित हुई। और अध्यक्षता या फिर उद्घाटन किसने किया? गृह मंत्री जी ने किया। यहीं से इन्होंने नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को स्थापित करने की घोषणा की। कहाँ स्थापित होगी दोस्तों? तो भोपाल में, याद रखिएगा। बायो एशिया 2023 दोस्तों, भोपाल एक ऐसा स्थान है भारत का जो कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक है, याद रखिएगा। बायो एशिया 2023, जी हाँ दोस्तों, यह सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो HBD अर्थात हैदराबाद में आयोजित हुआ। जैव प्रौद्योगिकी और जीव विज्ञान के लिए या इसके विकास से संबंधित एक मंच है, जिस पर इन्हीं दो क्षेत्रों पर चर्चा की गई। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव दोस्तों कहाँ आयोजित हुआ? तो शिमला में आयोजित हुआ। पोत रिसाइकलिंग और वाहन स्क्रैपिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दोस्तों गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ, पत्तनपोत परिवहन मंत्रालय के अधीन। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन दोस्तों दुबई में आयोजित हुआ, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। SCO रक्षा मंत्रियों, जी हाँ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक दोस्तों ताशकंद में आयोजित हुई। राजनाथ सिंह जी ने इसमें हिस्सा लिया था। और यदि प्रमुखों की बात करें तो उनकी बैठक दोस्तों 22वें क्रम की थी, यह भी याद रखिएगा। कहाँ आयोजित हुई? तो समरकंद में आयोजित हुई, याद रखिएगा। तो ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी और समरकंद जो है दूसरा शहर है, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ, याद रखिएगा। यहीं पर बनारस को सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। UNCCD, जी हाँ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन, जी हाँ, डिजर्टिफिकेशन बोले तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए यह एक कन्वेंशन है दोस्तों, जिसके COP15 का मतलब कन्वेंशन ऑफ पार्टीज, COP15 का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ? एबिजान शहर में हुआ, याद रखिएगा। एबिजान शहर कहाँ है? आइवरी डी कोस्ट में स्थित है, याद रखना। आइवरी डी कोस्ट क्या है? पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है, यह भी याद रखिएगा। आइवरी डी कोस्ट पश्चिमी अफ्रीका का देश है। संबोधित दोस्तों इसको किसने किया? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, मोदी जी ने नहीं किया है, कंफ्यूज नहीं होना है। भूपेंद्र यादव, जी हाँ, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। फिर लैंड लाइफ एंड लीगेसी जो है इसकी थीम थी, यह भी याद रखना है। COP14 जो आयोजित हुआ था 2019 में, तो भारत ने इसकी मेजबानी की थी, तब इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा। अब दोस्तों महत्वपूर्ण पुस्तकों को देख लेते हैं। फ्रीडम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, विमल जालान की पुस्तक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पहले बताता चलूं कि जो शब्द पहला है किताबों का और जिसको आसानी से याद रखा जा सकता है वही मैं दे रहा हूं। फिर तर्क वितर्क मत करिएगा कि किताब में कुछ और है और मैंने कुछ और दिया। बस मुख्य उद्देश्य यह है कि क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा, क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ेंगी। विनिंग द इनर बैटल तो किसकी है? शेन वाटसन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, सेहान करुणा तिलका की पुस्तक है दोस्तों।
उपन्यास है, श्रीलंका के हैं ये। इनको बुकर पुरस्कार 2022 मिला है। और दोस्तों यदि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें तो किसे दिया गया है? टॉम ऑफ सैंड के लिए दिया गया है। किसकी पुस्तक है ये? गीतांजलि श्री की, याद रखिएगा, गीतांजलि श्री की यह पुस्तक है। अंबेडकर ए लाइफ, जी हाँ, शशि थरूर, कांग्रेस के रसिया और कर्मठ और बहुत ही प्रबुद्ध नेता हैं ये। अंबेडकर ए लाइफ इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, शशि थरूर के द्वारा। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत दोस्तों किसके द्वारा? विक्रम संपत के द्वारा। रिजॉल्व्ड, जी हाँ, बान की मून, यूएनओ के जो महासचिव हैं दोस्तों, उनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, बहुत महत्वपूर्ण है। अंबेडकर एंड मोदी दोस्तों इलैया राजा के द्वारा लिखी गई है। ममता बियॉन्ड 2021, तो जयंत घोषाल की है यह पुस्तक। द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम किसकी पुस्तक है? सुभाष गर्ग की है, याद रखिएगा। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, विनोद राय, जो कि पूर्व कैग रहे हैं। कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 में इसका प्रावधान है। द मांक हु ट्रांसफॉर्म्ड यूपी, जी हाँ, योगी जी की बात हो रही है। मांक मीन्स साधु होता है। शांतनु गुप्ता के द्वारा ये लिखी गई है। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, बहुत महत्वपूर्ण है, पुला बाला कृष्णन के द्वारा लिखी गई है। गोल्डन बॉयज नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखी गई है। द गर्ल इन रूम 105 चेतन भगत की पुस्तक है, याद रखना। हाफ गर्लफ्रेंड भी इन्हीं की पुस्तक है। रतन एंड टाटा, इनकी एक जीवनी है दोस्तों, किसने लिखी है? थॉमस मैथ्यू ने लिखी है। बिल पावर किसने लिखी है? सोजर्ड मार्न ने, जी हाँ, भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कोच हैं ये। सोजर्ड मार्न, इन्हीं ने बिल पावर लिखी है। द हीरो ऑफ टाइगर हिल दोस्तों मेजर योगेंद्र की किताब है, याद रखिएगा। तो ये सारा महत्वपूर्ण कंटेंट आपको दे दिया है। पूरा का पूरा कंटेंट पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ दिया गया है, टारगेट करंट AK 123। और निश्चिंत रहिए, लगे रहिए, बार बार अब कुछ नया ना पढ़िए दोस्तों, करंट अफेयर को ही दोहराइए, बार बार वीडियो देखिए और PDF देखिए, और इसके साथ ही पुराना पेपर देखिए, तभी गाड़ी पार लगेगी। इससे क्या होगा दोस्तों, जो कुंडली मारे बैठे हैं काफ़ी लंबे समय से तैयारी करके, जो इतिहास भूगोल जैसे विषयों पर कुंडली मार के बैठे हैं सांप की तरह, उन लोगों से आप आगे निकल पाएंगे। मतलब उसको निगेटिव सेंस में मत लीजिएगा, उन्होंने मेहनत की है तभी कुंडली मार के बैठे हैं। आप भी मार सकते हैं कुंडली, लेकिन अथक प्रयास करना पड़ेगा। तो अगर उन लोगों के बराबर आना है तो ये सब चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी, और उनके जितना प्रयास भी करना पड़ेगा आपको। उसको निगेटिव सेंस में मत लीजिएगा, मेरे कहने का मतलब यही है। मैं भी कुंडली मार के बैठा हूँ। तो यह सारा कंटेंट मिल जाएगा आपको, लेकिन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।